हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है श्रोडिंगर समीकरण के बाद जो पिछले वीडियो में हम कवर किए हैं है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस है ना, कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, उसकी ऊर्जा क्या है, उसका अभिविन्यास क्या है, उसका स्पिन कैसा है, ये सब को व्यक्त करने के लिए जिन चार संख्याओं को जनरली हम उपयोग करते हैं उन्हीं को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। शुरुआत की जो तीन क्वांटम संख्या हैं जिसको आप मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो हैं श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त किए जा सकते हैं और चौथा जो है बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो क्वांटम संख्या का सबसे पहले परिभाषा देखिए कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्थात उसकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास, चक्रण को व्यक्त करती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। इनकी संख्या चार है, जिसमें पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज जो हमारा वीडियो होने जा रहा है इसी क्वांटम संख्या के आधार पर होने जा रहा है। तो क्वांटम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 12th के बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी अक्सर क्वांटम नंबर से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो धैर्य के साथ वीडियो देखते रहिए और आप अपना प्रैक्टिस नोटबुक है उसको भी रखे रहिए, ज़रूरत पड़े तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो आप बार बार वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप के लिए जब वीडियो उपयोगी है तो ज़रूर अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो देखिएगा गौर से, एक बार और फिर डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास, उनके चक्रण के बारे में जानकारी देती है, उन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये क्वांटम संख्याएं चार होती हैं, जिसमें है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या है। और हम सीधे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से क्या है, एड्रेस है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो होने जा रहा है हमारा सीधे सीधे परमाणु के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर ही आधारित है इसका। तो आगे देखिएगा, गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं इस बोर्ड में उसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में मैं चर्चा करता हूं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में, जो आपके क्लास 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वांटम संख्या, है ना। तो देखिएगा, पहला हमारा टॉपिक पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ऐसे समझिए कि करता क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि अब बोर ने परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के संबंध में थ्योरी दिया था कि निश्चित ऊर्जा के कोष होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया कि जहां इलेक्ट्रॉन है वो कोष हैं और इलेक्ट्रॉनों का जहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में वो कक्षक है, और वहां से उसकी जो दूरी है जनरली जहां पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, उसी को कोष या ऊर्जा स्तर कहा गया यहाँ पर। तो जो पहला मुख्य क्वांटम संख्या है, इस कॉन्सेप्ट को बोर ने ही दिया था। किसने दिया था? मुख्य क्वांटम संख्या के जो प्रणेता हैं वो बोर ही हैं, नील्स बोर ही हैं। मुख्य क्वांटम संख्या के जो कॉन्सेप्ट देने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो नील्स बोर ही हैं। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या करता क्या है कि मुख्य क्वांटम संख्या पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताता है ना, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा को बताता है, उसके नाभिक से औसत दूरी को बताता है, उनकी कोषों को बताता है जिनको क्रमशः आपके LMN से प्रदर्शित करते हैं।
आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो इस वीडियो के बाद वो और आसानी से बुक समझ में आने लगेगा और आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या का जो रोल है वो यही है कि इसके प्रणेता नील्स बोर हैं, ठीक है। और मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा को कोष के बारे में जानकारी देता है, जिसको जैसे मान लीजिए परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, तो नाभिक धन आवेशित होता है। मान लेते हैं ये पहला कोष है, तो पहला कोष के लिए क्या हो जाएगा, पहला कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसको k से डिनोट करते हैं। दूसरे कोष के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, जिसको l से डिनोट करते हैं। और तीसरे के लिए n बराबर 3 हो जाएगा, जिसको m से डिनोट करते हैं। ऐसा ही एक क्रम क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस बात को आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर त्रिविम में घूम रहे हैं। तो वही जो आपका जो कोष है, जो ऊर्जा स्तर है, उसी को n से दर्शाया जाता है। n = 1 है तो उस कोष का नाम हमने k दे दिया है। 2 है तो l, n है 3 है तो m, आगे जाएगा तो KLMNOP बढ़ता चला जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या हो जा रहा है कि कोष और ऊर्जा स्तर की संख्या, ऊर्जा स्तर को बता रहा है, कोषों की संख्या को बता रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि नाभिक से, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को बता रहा है। आप अभी भी ध्यान दीजिएगा कि हमने निश्चित ऊर्जा स्तर को इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने बोर नहीं किया है, लेकिन हमारा परमाणु को जो चित्र बनाने का जो तरीका है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर ही है कि जहां पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसको आप कक्षक कहते हैं। और एक वो घूम रहे हैं चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, वही हमारा क्या है, कोष है, ठीक है। इस चीज को आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास से जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये औसत दूरी को बता देता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बता देता है, औसत दूरी को बता देता है कि अमुक इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूर है, ठीक है। और दूसरा इसमें अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट होने जा रहा है कि इसके माध्यम से हम उक्त इलेक्ट्रॉन का जो कोष से संबंधित, जो सेल से संबंधित इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊर्जा का भी हम क्या कर पाते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं। और वो हमारा फार्मूला है ऊर्जा को कैलकुलेशन करने का, En = 2 पाई m⁴ और ये क्या हो जाता है, n² और h²। इस फार्मूला के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमको m का मान मालूम है, e का मान मालूम है, n का मान मालूम चला, h प्लैंक कांस्टेंट है, इसके बारे में भी हम कई बार वीडियो कवर कर चुके हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या का एक रोल ये हो गया। एक महत्वपूर्ण रोल ये हो गया कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसका भी हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं। इधर का मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, पहले वाला डायग्राम का जरूरत पड़ेगा तो देखिएगा, गौर से देखिएगा कि किसी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मुख्य क्वांटम संख्या से ही हमको पता चलता है कि मान लीजिए ये किसी एटम का प्रथम सेल है, पहला कोष है, मतलब n = 1 है, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो है 2n², तो 2 और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 अर्थात पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 है। और दूसरा का बात करेंगे तो n = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर से देखिए आपको गौर से, मतलब इस कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर 2 का बात करेंगे तो इसी फार्मूला से जाएंगे तो n की जगह 2² हो गया, इसका मतलब 2 × 2 = क्या हो जाएगा, 8। मतलब दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम अधिकतम बात कर रहे हैं, 8 होंगे ही जरूरी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हम देखेंगे 8 से न्यूनतम भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि अगर बात हम करते हैं बेरिलियम का, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो आप देखेंगे कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब दूसरे सेल में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन संभव है इतना, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 8 रह सकते हैं। तीसरे का बात करेंगे तो n = 3 में आएंगे। तो n = 3 में आएंगे तो इसी रूल का पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 18। मतलब तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। इसी प्रकार अगर चौथे कोष में पूछा जाए तो 4 × 4 = 16 और 16 × 2 = 32 हो सकती है। पांचवें कोष में पूछा जाए
तो 5 पच्चे 25 दूनी 50 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जनरली ये जानकारी हमको किसी भी परमाणु के बारे में उपलब्ध कराता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को जितना बोर्ड पर देखे हैं, अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है किसी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से औसत दूरी, उसके ऊर्जा स्तर और कोषों के बारे में बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्ञात हो तो उक्त इलेक्ट्रॉन का जो सेल से रिलेटेड है उसकी ऊर्जा का कैलकुलेशन जो फार्मूला लिखे थे उसके माध्यम से किया जाता है। इसका जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 ETC हो सकते हैं, ठीक है, जिनको क्रमशः के एल एम एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में इतना ही है। अगर 11th में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आप इतना ही लिखिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के नाभिक से औसत दूरी, उसका ऊर्जा स्तर और कोष के बारे में पता चलता है। इसके माध्यम से हम उस कोष से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं एवं किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है 2n² नियम से जाना जा सकता है। यह मुख्य क्वांटम संख्या का क्या हो गया, जितना आप उसके बारे में लिखना चाहते थे वो हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट का जरूरत पड़ेगा तो आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, दूसरा हमारा होने जा रहा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। गौर से देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्विगंशी क्वांटम संख्या बड़ा रोचक होने वाला है, गौर से देखते जाइएगा। यह है हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। तो जनरली है क्या, इसको सोमरफील्ड ने बताया था, इसको किसने बताया था, इस क्वांटम संख्या के बारे में सोमरफील्ड ने बताया था, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के जो प्रणेता हैं, जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, वो हैं सोमरफील्ड। देखिए होता क्या है कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो खुद कई महीन रेखाओं से बनी हुई है। तो इसमें ये हमारे वैज्ञानिकों का सुझाव आया कि किसी ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्वयं जो हैं उनकी ऊर्जा अलग अलग है और वो उनका क्या है, कोणीय संवेग भी अलग अलग है। इस वजह से हमको एक ही स्पेक्ट्रम लाइन में कई महीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये बात को आप समझ रहे हैं कि कई महीन रेखाएं दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ ही है कि एक ही कक्षक में या एक ही कोष में पाए जाने वाले, एक कोष में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग है, अर्थात जो ऊर्जा स्तर है वो स्वयं उस ऊर्जा स्तर के अंदर उप ऊर्जा स्तर अवेलेबल है। समझ रहे हैं आप बात को? आप एक बार और गौर से ध्यान दीजिए। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन का अध्ययन किया गया तो देखिए कि जो स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होता है वह स्वयं महीन रेखाओं से बना होता है। तो आप तो स्पेक्ट्रम के बारे में हम टोटली पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, वैसे कंडीशन में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो उस जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जो ऊर्जा अंतराल रहता है वहीं से स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होता है। तो एक स्पेक्ट्रम लाइन होना चाहिए था, लेकिन अध्ययन में क्या देखा गया कि वो स्पेक्ट्रम लाइन जो है खुद महीन रेखाओं से बना हुआ है, अर्थात किसी भी कोष में या ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्वयं की क्या है, अलग अलग ऊर्जाएं हैं। ये अलग अलग ऊर्जाएं जो है इस चीज को बल देता है कि कोष के अंदर क्या है, उपकोष है। कोष के अंदर क्या है, उपकोष है। उन उपकोषों के बारे में देखिएगा जिसको आप पढ़ते हैं SPD और F, ठीक है। ये 4 उपकोष के बारे में आप पढ़ते हैं। अब देखिएगा कि क्या 4 ही उपकोष हैं, तो फिलहाल आपको हायर सेकेंडरी लेवल पर तो 4 ही पढ़िए, SPD, F। आगे जाएंगे तो GHI तक, I और J को छोड़ के आगे KLMN तक भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका आपके किताबों में उल्लेख क्यों नहीं मिलता है। इसके पीछे का कारण है कि पीरियोडिक टेबल में अभी तक जितने ज्ञात तत्व हैं इन्हीं उपकोषों में भरे जाते हैं।
इस वजह से आप देखेंगे कि जनरली आप जो भी पुस्तक खोलते हैं तो SPDF उपकोष के बारे में आपको पता चलता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है और ये इसके दो ऊर्जा स्तर बनाया हूँ। मैं एक ऊर्जा स्तर इसको 2 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं 3 बोल दे रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और पुनः यहाँ से आया तो जो एनर्जी, मतलब जिस एनर्जी का स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त हो रहा है, तो एक ही स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होना चाहिए था। तो देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त हो रहा है ऑलरेडी कई महीन रेखाओं से बना हुआ है, मतलब यहाँ से ऊर्जा में अंतराल है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डाउन मार रहा है, जो विकिरण उत्पन्न हो रही है, कई प्रकार की ऊर्जा के साथ उत्पन्न हो रही है। इस वजह से यहाँ पास अलग अलग रेखाएं दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब की ऊर्जा अलग अलग है। तो जिसकी ऊर्जा एक टाइप की है वो अलग उपकोष में है, जिसकी अलग है उसको दूसरे उपकोष में है। तो ऐसे 4 उपकोषों के बारे में हमको फिलहाल जानकारी प्राप्त होता है, जिनको हम SPD और F के नाम से जानते हैं, और इनका खुद का कोणीय संवेग होता है। उस कोणीय संवेग का जो आप फार्मूला देखेंगे वो आपका होता है कि उसका अगर कोणीय संवेग निकालेंगे उस ऑर्बिटल्स का, तो वो होता है कोणीय संवेग √L + L1 और इंटू h/2π। इस फार्मूला से हम उसके एंगुलर मोमेंटम को निकाल लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते जाते हैं, गौर से देखते जाइएगा। यहाँ तक जो मैं बात बताना चाह रहा था वो आप समझ चुके हैं, तो आगे देखिएगा। इसी में हम पढ़ रहे हैं अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर में, कि इस चीज को आप समझ गए है ना, कि उन उपकोषों की संख्या, ठीक है, और उन उपकोषों को व्यक्त करने के लिए ही जिस क्वांटम संख्या को हमको जरूरत पड़ता है उसी को द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। और आगे ध्यान देते जाइएगा, जो आपके लिए और काम का होने वाला चीज है उस लाइन को मैं लिख भी दे रहा हूं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है, द्विगंशी क्वांटम संख्या निर्भर करती है मुख्य क्वांटम संख्या पर। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n पर, किस पर निर्भर कर रही है? मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n पर। यदि n का मान 1 है, तो l का मान जो है वो 0 से n-1 तक होगा। कहाँ तक होगा? 0 से n-1 तक। तो यहाँ पास देखेंगे कि l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 है ना, 0 से n-1 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? 0 ही हो गया। 0 से 0 तक मतलब 0। तब l का वैल्यू, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का अगर वैल्यू 0 आ रहा है, इसका आशय है कि वहां पास परमाणु के कोष में s उपकोष मौजूद है। कौन सा उपकोष मौजूद है? s उपकोष मौजूद है। और यदि l का मान अगर 2 आता है तो n का मान यदि 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो l का जो संभावित मान है वो 0 से क्या होगा? n-1 के फार्मूले से क्या हो जाएगा? l इक्वल टू 0 से 2-1, मतलब l इक्वल टू 0 और 2 में से 1 गया 1, अर्थात इस कोष में, मतलब दूसरे कोष में, दूसरे ऊर्जा स्तर में s और p उपकोष अर्थात उप ऊर्जा स्तर अवेलेबल है। देखिए कितना कॉमन है। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 3 है, तो l का मान उसी फार्मूला से हो जाएगा 0 से n-1 तक, अर्थात एक l इक्वल टू 0 से 3-1, तो ये क्या हो जा रहा है? 0 1 और 3 में से एक गया क्या हो गया? 2, अर्थात SPD ये 3 उपकोष तीसरे कोष में उपलब्ध हैं। यदि बात किया जाए कि n का इक्वल टू n का मान 4 है, तो यहाँ पास आप जान सकते हैं कि l का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो SPD और F को व्यक्त करेगा। तो आप समझ जा रहे हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या ने वाकई ये बता दिया वास्तविक रूप से कि जो कोष के अंदर उपकोष हैं उसकी गणना हम कैसे करें और उसको
व्यक्त हम कैसे करें, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको डिटेल आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा और आपके पुस्तक में इसी फॉर्म में दिया भी है। तो आप वीडियो देखें, पुस्तक पढ़ें। पुस्तक पढ़ने का आदत तो लगाइए ही लगाइए, है ना। आपको जो लंबे समय तक याद रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, तो पुस्तक को पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाने सीखिए, ठीक है। ये है। इससे क्या है कि एक और पॉइंट लिखता है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से जो है हम उन कक्षकों के आकृति के बारे में भी हमको क्या होता है, ज्ञान होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसकी आकृति के बारे में हम चर्चा करते हैं, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि कक्षकों मतलब ऑर्बिटल्स के आकृति के बारे में भी हमको पता चलता है। तो देखिए कि जो L इक्वल टू 0 है, मतलब S सुबकोश है, वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। यदि L इक्वल टू 1 है, मतलब क्या है, वो डंबल के आकार का है ना, डमरू के आकार का। किसके आकार का है, डमरू के आकार का है। जनरली ये S उपकोष होता है और ये क्या होता है, P उपकोष होता है। यदि L का वैल्यू 2 है ना, तो ये क्या होता है, द्विडमरू या डबल डमरू का आकार का होता है, ठीक है। और ये D उपकोष को डिनोट करता है। और F का जब आप बात करते हैं, L का अगर वैल्यू 3 है तो F उपकोष को डिनोट करता है, जिसका जो इसके ऑर्बिटल के जो स्ट्रक्चर हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स संरचना है, जिसको फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि मैं बोर्ड पर नहीं बता सकता, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसकी F उपकोष की जो है संरचना है, ठीक है। S का देखेंगे तो S का ऐसे गोलाकार होता है, P का देखेंगे तो डमरू आकार हो जाएगा, D का देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल डमरू आकार का ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। कहीं आपको ऐसा भी एक मिलेगा तल में, क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर, है ना, ऐसा भी आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि हमको कोषों की आकृति के बारे में भी, ऑर्बिटल्स के आकृति के बारे में भी हमको जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है। और किसी ऑर्बिटल्स का क्या एंगुलर मोमेंटम है, इस फार्मूला के माध्यम से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम एक आका निकाल कर देखते हैं कि किस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला देख रहे हैं कोणीय संवेग का, वो देख रहे हैं कि कैपिटल L को हम एंगुलर मोमेंटम मान दे रहे हैं, स्मॉल l इन ब्रैकेट L+1। अगर S का बात किया जाए तो S के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है, तो कैपिटल L का मान क्या हो जाएगा, आप देखिए, वर्गमूल, है ना, क्या है, L का वैल्यू 0 है, यहाँ पर फिर L है, प्लस L के वैल्यू को 0 लिख दे रहे हैं 1, और यहाँ पर क्या है, h बाई क्या है 2 पाई है, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, पूरा का निकालेंगे तो कैपिटल L का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होगा। मतलब s ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, s ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मैंने नहीं बताया है, ये ऑर्बिटल का, s ऑर्बिटल का जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो 0 है, ठीक है, 0 है इसका, है ना, क्योंकि इसके तरंग जो इलेक्ट्रॉन क्या है, डुअल नेचर का है, तरंग भी है और क्या है, कण भी है। तो इसके तरंग के आधार पर इसको बताया जाता है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, 0 होता है, अर्थात तरंग है तो कोई विशेष डायरेक्शनल दिशात्मक नहीं होता है। जबकि आप P उपकोष के बात करेंगे तो L का वैल्यू 1 होता है, तो जब 1 होता है तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1, L की जगह 1 रख देंगे, और यहाँ पास क्या है h बाई 2 पाई हो जाएगा, तो ये 1 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू h बाई क्या हो जाता है 2 पाई। यहाँ पास ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, मतलब P ऑर्बिटल जो है दिशात्मक है। तरंगीय गुण से ही हम यहाँ व्याख्या करते हैं कि S जो है दिशात्मक का विशेष प्रभाव नहीं है, जबकि P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल पर क्या है, दिशात्मक प्रभाव है, अर्थात उनका वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो ये टोटली हमको द्विगंशी क्वांटम संख्या से ही ये जानकारी हमको प्राप्त होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिएगा, जिसको आप चुंबकीय क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। गौर से देखते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा यहाँ पर।
गौर से देखिएगा, अगला जो है हमारा वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या में देखिए कि स्पेसिफिक क्या है कि आप जब महाविद्यालय स्तर पर जाते हैं तो इसको और थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं और 11th स्टैंडर्ड पर रहते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, जो फिलहाल आपको उतने ही जानने के लिए ज़रूरी है। इसमें आप देखेंगे तो जीवन प्रभाव, स्टॉक प्रभाव का भी उल्लेख आपके डेफिनेशन में किया गया है ना, क्योंकि जब ऑर्बिटल किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर मूवमेंट करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो है इलेक्ट्रॉन जो है अभिविन्यसित हो जाते हैं नाभिक के चारों ओर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें क्या हो जाते हैं, उनका वरीय अभिविन्यासी विन्यास हो जाता है उनका, है ना। तो इसी को व्यक्त करने के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है ना। कुल मिला के ये है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वरीय विन्यास को दर्शाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वरीय विन्यास को दर्शाता है। वरीय विन्यास को दर्शाता है ना। सरल शब्दों में आपको समझने के लिए मैं कहूं तो त्रिविम में जो हमारे एक्सिस है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, उस तल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसी के अभिविन्यास अर्थात वही अभिविन्यास को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम क्या करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं, व्यक्त करते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। गौर से देखिएगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m जो है, इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है, पूर्णतः किस पर निर्भर कर रहा है, इसका मान पूर्णतः निर्भर कर रहा है कि इसके ऊपर द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l पर निर्भर कर रहा है। द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l पर निर्भर कर रहा है। किस पर कर रहा है? स्मॉल l पर। तो यहाँ पास m का जो मान हो जाते हैं -l से शून्य सहित +l तक हो जाता है। -l से शून्य सहित कहाँ तक हो जाता है? +l तक होता है। यदि मैं मान लूँ कि l का मान 1 है, l का मान 1 है, तो m का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, 0 और +1, 3 कक्षकों से बना है। मतलब p उपकोष है, l का मान 1 है, मतलब p उपकोष है। ये तो बात क्लियर है ना। ये -1, ये 0 और ये क्या हो गया? +1 हो गया। कार्तिकीय निर्देशांक जो है उनकी उपस्थिति में, मतलब उसमें कहाँ उपस्थित है, इसी व्यवस्था को ये दर्शाता है। यदि l और इसके संभावित मान जो है कि टोटल कितने मान हो सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि l का मान 1 है तो m के टोटल मान कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं, 1, 2 और ये 3। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि l का मान 3 है तो m के संभावित मान कितने होंगे? तो इसके लिए एकदम कॉमन सा फॉर्मूला है कि m के संभावित मान क्या हो जाएंगे? 12 + 1 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? m इक्वल टू ये 2 और ये क्या है? l का वैल्यू कितना है? 3 है और यहाँ पास क्या है? 1 है। तो 3 × 2 = 6 और 1 क्या हो जाएगा? m के संभावित मान कितने हो जाएंगे? 7 होंगे। और देखिएगा थोड़ा सा और गौर से इसको देखिएगा, और गौर से देखिए इसको थोड़ा सा कि l का जो वैल्यू 3 है 21 उपकोष को व्यक्त कर रहा है। l का जो वैल्यू द्विगंशी वो f को दर्शा रहा है, और f में f का जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो आप जानते हैं कि कितना होता है। f का जो टोटल f उपकोष जो है वो क्या हो जाएगा? 3 है ना। तो इसके आधार पर देखेंगे तो -3 से शून्य सहित +3 तक, तो -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2 और ये क्या हो जाएगा? +3। ये क्या है? ये इसके ऑर्बिटल हो जा रहे हैं। दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पास भी आप देख रहे हैं क्या है? 7 है। ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है किसी भी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वरीय विन्यास को प्रदर्शित करता है। इसी को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है।
क्लियर है चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में? मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अपन जानते हैं कि S का ज्यादा ऊर्जा है कि P का ज्यादा ऊर्जा है कि D का ज्यादा ऊर्जा है कि F का ऊर्जा है। तो इसके लिए मान देखा जाता है कि L का मान जिसका ज्यादा है उसका ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि F के लिए L का मान 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 1 है और इसका मान 0 है। तो यहाँ F उत्कोष का ऊर्जा ज्यादा होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या को भी कवर कर लिया है। और इस वीडियो का जो हमारा लास्ट जो क्वांटम संख्या होने जा रहा है, चक्रण क्वांटम संख्या, उसके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखिएगा, लास्ट हमारा कौन सा क्वांटम संख्या है? चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। गौर से देखिएगा, तो हमारा लास्ट जो है क्वांटम संख्या के टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में वो है चक्रण क्वांटम संख्या, या क्या अंग्रेजी शब्द इसका प्रयोग करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर तो गति कर ही रहे हैं। ठीक है, पथ पर तो वो गति कर ही रहे हैं, उसके साथ वो अपने अक्ष के परितः गति करते हैं, है ना। अपने जो एक्सिस है उसके चारों ओर घूमते हैं। जस्ट वैसा ही आपको जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको सर ने बताया होगा कि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूम ही रहा है ना। और घूम चारों ओर घूमने के अलावा अपने जगह पर भी ऐसे घूम रहा है ना। अपने जगह पर भी ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस। ये मान लीजिए डस्टर जो है सूर्य है और ये जो है पृथ्वी है, तो ऐसे तो घूम ही रहा है। इसके अलावा अपने जगह पर भी ऐसे घूम रहा है अपने अक्ष के परितः। तो उनकी घूर्णन की दिशा को बताने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी कक्षक में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक कक्षक ऐसा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ध्यान देने की बात यह है कि चक्रण क्वांटम संख्या जो संभावित मान होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है +12 और एक होता है -12। तो +12 का उपयोग कब किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ 2 ही है। कितना है? 2 है। या वो घड़ी के कांटों के दिशा में घूमेगा, जिसको आप दक्षिणावर्त या क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। दक्षिणावर्त या क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। या फिर जो है वो घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूमेगा। विपरीत दिशा के लिए आप वामावर्त बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूमता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जो है घड़ी के कांटों की दिशा में घूम रहा है, तब वहां पास एस का मान जो होता है +12 होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तब उसका वैल्यू क्या होता है, -12 होता है। तो आप ये देखेंगे कि इस, और यहाँ पर देख लीजिए कि इस कक्षक में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमने के कारण उसमें क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न हो जाता है, कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इस फार्मूला के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये फार्मूला है ms = s+1 और ये 2h बाई क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। आप कहीं भी इसका वैल्यू को डिजिट को रख के हल करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। जैसे s का मान +12 हो रहा है तो s के जगह +12 रख दीजिए, है ना, +12 रख दीजिए, यही आएगा। ठीक है ना। अगर s का मान +12 ले रहे हैं तो 1/2 और यहाँ h बाई क्या है, 2 पाई है। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पास तो है ही है h/2 पाई, ऐसा है ही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये मान निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। जब आगे आप देखेंगे यहाँ पास तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये तो फार्मूला हो गया इसका कोणीय संवेग निकालने का। यहाँ पर देखिएगा कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों का जो मूवमेंट है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको डायरेक्शन को देखिएगा। ये डायरेक्शन को अगर आप बुक में देखेंगे तो ऐसे दिखाता है। ऐसे दिखने का आशय है कि इसका जो घूर्णन है ना, रोटेशन है, वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब इसका वैल्यू क्या है, +12 है।
और ये वाला को जो दिखाता है तो ये क्या दिखाता है, ऐसे दिखाता है, मतलब इसका घूर्णन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाता है -12। तो जब एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो इनके डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण, रोटेशन के डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और किसी भी ऑर्बिटल में एक ही है तो ये क्या है, इसका जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान आएगा वो +12 ही आएगा, क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में है तो तय है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो पहले आया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और जो बाद में आया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या का +12, और इसका क्या हो जाएगा, -12। अब हमारे बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे जाने कि ये इलेक्ट्रॉन पहले आया है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले आया है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे हुंड के अधिकतम बाहुलता का नियम, तो अपने आप जान जाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले आया है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाद में आया है। इस प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या भी क्या होता है, खत्म होता है। तो आज टोटली जो हम क्वांटम नंबर हैं इस वीडियो से हम क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखिएगा, एक हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो क्वांटम नंबर को जो हम शुरू में बोले थे कि टोटली किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, तो उस एड्रेस के आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं यहाँ और उसको हल करते हैं, तो अपने आप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो गौर से देखिए, वीडियो पर नजरें बनाए रखिएगा। पूरा जो हम इस क्वांटम नंबर के पढ़ने के बाद जिस रिजल्ट को हम चाह रहे हैं, क्या वो रिजल्ट हमको मिल पा रहा है क्या, तो उसको देखते हैं गौर से, फिर अपने आप मामला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा गौर से, गौर से देखिएगा, प्रश्न मैं लिख रहा हूं एक, है ना। नाइट्रोजन परमाणु के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। इस प्रकार के और भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बनाने के लिए आपको ऑफ-बाउ रूल और हुंड के अधिकतम बाहुलता के रूल को जानना जरूरी है। तो यहाँ बता रहे हैं, ऑफ-बाउ रूल के आधार पर सबसे पहले मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं, तो 1s2 2s2 और ये क्या हो जाता है, 2p3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में है, और यहाँ पर देखेंगे 2 में 5वां है, 6वां है और 7वां है। तो जो p उपकोष जो हम अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं वैसे बनाए हैं, जिसमें ये क्या है, px है, py है, pz है, ऐसा हम अपने अध्ययन के दृष्टि से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला वैल्यू -1 है, 0 है, +1 है। तो मुख्य क्वांटम संख्या n, l, m और ये s। तो यहाँ तक तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और l का मान क्या हो जाएगा, l का मान जानते हैं कि 0 से n-1 तक होता है, तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 में से 1 गया तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 तो हम जान रहे हैं कि इसको डिनोट कर रहा है, s को, हम इलेक्ट्रॉन हमारा p वहाँ है, तो यहाँ पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर l का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। m का वैल्यू देखिए, तो हम देखें कि ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये 6वां इलेक्ट्रॉन है, और 6वें इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 ऑर्बिटल में, py ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आया है, पहले आया है, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा +1/2। तो ये हो गया नाइट्रोजन परमाणु के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है, ऐसा आप देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपके इस चैप्टर के अंत में भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वांटम संख्याओं को आप बढ़िया से पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाइए, तो लंबे समय तक आपको ये टॉपिक याद रहेगा।
ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।